कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है अच्छा कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन में बम फट गया। जैसे ही हम उठने लगे तो हमारे ही पुलिस स्टेशन में रजौरी गार्डन जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ एक और बम फट गया। अरे दिल्ली पुलिस के ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली ही पुलिस की वाट लगा रही थी। अच्छा जेलेटिन स्टिक थी, उस पे मैंने वायर लगाया और माचिस लगा के और फाड़ दिया बम। ऐसे दरवाजे, ऐसे किचन है, किचन का रोशनदान है, तो रोशनदान में से ब्रस्ट मारा उसने हमारे ऊपर। छत तोड़ी हमने, छत शुक्र है डीडीए की छत थी, जल्दी टूट गई। तो प्रोड़ा मिल गया है, हमने ले लिया। कल सामान लेने जाएंगे। 50 किलो आरडीएक्स मिला और 50 किलो आरडीएक्स? हाँ 50 किलो। और बदमाशी करी ना तो तेरे को ठोक देंगे, यही ठोकना मत बस। तो स्वीट्स के डब्बे थे उनमें आरडीएक्स भेजना शुरू किया। तो एक तो भेज दिया डब्बे में, एक तो मिठाई चली गई। हम वॉलीबॉल को दीवार पे मारेंगे, जो आवाज होगी उसके साथ जमीन में हथौड़ा मारेंगे। कहता ये कुछ नहीं है, ये बेकार है दोनों। जिन्होंने बम फाड़े उनको कहता है ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं है। मैं फिर असली क्या है, क्या हिसाब है? कहता है असली तो मैं हूँ। फिर क्यों? तो मैंने कहा भाई तू क्या चीज है ऐसी? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका नाम है रविशंकर कौशिक। रविशंकर कौशिक दिल्ली पुलिस में पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। इन्होंने अब तक कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, कई बड़े आतंकियों का इनकाउंटर किया है, अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसा है और 80 से 90 के दशक में पंजाब और दिल्ली में जो खालिस्तानी आतंकवाद उभर रहा था उस पर शिकंजा भी कसा है। इन्होंने अभी हाल ही में एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है शैडो ऑफ खालिस्तान। आपके स्क्रीन पर यह किताब है। इस किताब में कई 80 और 90 के दशक में जो दिल्ली और पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद फैला था उसके अनकहे किस्से हैं, पूरे ऑपरेशन की जानकारी है। तो आज हमारे साथ रविशंकर कौशिक हैं। इनको पहले भी आपने हमारे पॉडकास्ट में देखा होगा, लेकिन अब ये नई किताब चूंकि इन्होंने लिखी है तो इस किताब के बारे में हम इनसे सवालात जवाब करेंगे। कैसे खालिस्तानी आतंकवाद की पर शिकंजा इन्होंने कसा, किस तरह से मुश्किलें आई, इस पर हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दोबारा आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत। जी, ये जो किताब लिखी है आपने शैडो खालिस्तान, पहले तो क्या आपके मन में आया, क्यों ये किताब लिखी, क्या है इस किताब में? जी मैंने पहले ही बताया था कि एक बार जो मैंने फैंटम मेंबर जो इससे पहले किताब लिखी थी, अच्छा। तो वहाँ से मोमेंटम बना। फिर मैंने एक किताब लिखी, फिर सोचा कि जो जितने भी मेरे केसेस हैं और ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं उन केसेस के बारे में पब्लिक को पता भी होना चाहिए, हमें क्या दिक्कतें होती हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने में, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, सारा कुछ उसमें मेंशन करना। कैसे फिर सक्सेस मिलती है तो कैसे हमारी खुशी होती है और जो विक्टिम है उनको भी न्याय मिलता है। तो ये सारी चीज़ें लेके और कुछ जो हमारी अंदर की इंटरिम वो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो मैंने एक्सप्रेस की हैं अपनी इस किताब में। इसी तरह एक किताब ये लिखी है और किताबें भी मैं अभी पाइपलाइन में है। मैंने सोच रखा है कि मैं सारी अपनी जितनी भी केसेस हैं उनको मैं किताब के रूप में लाऊं। आप दिल्ली पुलिस में डीसीपी रहे, सब इंस्पेक्टर रहे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, कई मेडल आपको मिले, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को आपने गिरफ्तार किया। ये आतंकवाद जैसे और केसेस होते हैं और आतंकवाद का केसेस सॉल्व करना काफ़ी टफ होता होगा, उसी का अनुभव इसमें? काफ़ी, हाँ बिल्कुल सही बात है। और टफ तो होता ही है। और एक ऐसे यूनिट में पोस्टिंग होना जहाँ मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं हमारी, वो वहाँ हमें मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं देती हैं। ये जितनी भी मैंने केसेस किए हैं,
ये सब खुद की इंटेलिजेंस पे, खुद अपने बलबूते पे, हमारे जो मेरे लोग थे, मेरी टीम के लोग थे, उन्होंने अपने काम करके सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है। ये हमारा जो क्राइम ब्रांच का इंटरस्टेट यूनिट में मैं पोस्टिंग था, तो उसका ये चार्टर नहीं था कि मैं टेररिस्ट को अरेस्ट करूं। लेकिन जब कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने आई है, उस इन्वेस्टिगेशन को इतना थॉरोली किया, इतना तरीके से किया कि वो जो गैंग जो उसमें इन्वॉल्व था उसका पूरा ही सफाया कर दिया फिर हमने। अच्छा। हाँ जी। तो हर इसमें 5 केसेस हैं, 5 इस तरह के केसेस हैं जिसमें पूरा जो खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के उग्रवादी जितने भी ये आउटफिट जो एक्टिव थी, वो हमने जो दिल्ली में एक्टिव थी, मैं पंजाब में भी थी वो वैसे, लेकिन जिन्होंने दिल्ली में क्राइम किया था और दिल्ली की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था, तब ये इन लोगों को मैंने पकड़ा है। अच्छा, मैं आपको अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो दिल्ली आप देख रहे हैं, 80 और 90 के दशक में एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे और खालिस्तानी इन बम धमाकों को अंजाम दे रहे थे। ऐसे ही एक किताब में ये जिक्र है कि दिल्ली के तिलक नगर और राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में बम धमाके हो गए थे। ये तो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। तो ये जो धमाके हुए थे उस वक्त आप कहाँ तैनात थे और कैसे जानकारी मिली थी सिलसिलेवार तरीके से? बताइए, आप क्या कर रहे थे? ये मेरा वैसे जो टेररिज्म से रिलेटेड पहला केस था और मैं पोस्टिंग थी मेरी राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में एज इंस्पेक्टर। अच्छा। मैं आउट ऑफ टर्न प्रमोट होके और एज इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ में वहाँ पे लगा था। तो वहाँ ये क्राइम रिव्यू मीटिंग हो रही थी उस दिन राजौरी गार्डन थाने में डीसीपी ऑफिस में। डीसीपी ऑफिस में जब क्राइम रिव्यू मीटिंग हो रही थी तो डीसीपी साहब को कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है, अच्छा, कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन में बम फट गया। वो जैसे ही उनको मैसेज मिला तो उन्होंने हमें कन्वे किया ही था कि भाई तिलक नगर पुलिस स्टेशन में बम फट गया, चलो वहाँ चलते हैं। तो जैसे ही हम उठने लगे तो हमारे ही पुलिस स्टेशन में राजौरी गार्डन जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ एक और बम फट गया। अरे वहीं पे एक और बम फटा तो सब एकदम चौंक गए कि भाई लगता है यहाँ भी फट गया। फिर साइट वगैरह हमने विजिट की, देखा, उसमें चेक किया। शुक्र है कि जिस एसीपी ऑफिस के साथ में वो बम फटा था वो एसीपी साहब भी वहाँ पे मीटिंग में थे, वो वहाँ अपने उसमें नहीं थे रूम में, तो इसलिए उनका भी बचाव हो गया। मिस्टर आर के धर होते थे उस वक्त उनका नाम था, और हमारे डीसीपी थे मिस्टर सतीश चंद्रा। तो जब हमें ये इन्वेस्टिगेशन फिर एज ए इंचार्ज स्पेशल स्टाफ मेरे को दे दी कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। तो अब इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू करी। आपको मालूम है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में आई विटनेस कहाँ मिलता है, कोई नहीं मिलता है। खैर हमने अपनी कोशिश करी, मैंने अपने आदमी लगाए और आसपास भी जो बाहर निकाले, पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, बाहर निकल के हमारा स्टाफ एक टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा। टैक्सी स्टैंड पे गया तो वहाँ टैक्सी स्टैंड के मालिक ने बताया कि जी अच्छा, वो इस बात को 2 दिन हो चुके थे। जब टैक्सी स्टैंड पे जब इंक्वायरी चल रही थी तो इस बात को 2 दिन हो चुके थे। इधर उधर इंक्वायरी चल रही थी, ये जो वहाँ पे सामान वगैरह CFSL भेजना, जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी। और वो तो जब 2 दिन हुए तो वो हमारा जब स्टाफ वहाँ पे गया, कहता है जी 2 दिन से एक हमारा ड्राइवर गया हुआ है और वो वापस ही नहीं लौटा और यहाँ से कुछ आदमी लेके गया था। तो उसने पूछा भाई अच्छा, उस वक्त क्या था कि इस तरह के गैंग बड़े वो थे एक्टिव कि भाई टैक्सी किराए पे ली, टैक्सी वाले को मार दिया और लूट के भाग गए। तो हमारा इनिशियली ये था कि शायद इस तरह का कोई केस ना हो गया हो। तो हम उसको थोड़ा और वो पता करने लगे, भाई कहाँ का था टैक्सी वाला, कौन लोग थे, कैसे आए थे। उसकी डिटेलिंग जब शुरू की तो उसने बताया एक आदमी ने, ये अप्रैल 90 की बात है, अप्रैल 1990 की, गर्मियाँ होती हैं। तो बोला कि 3 लोग आए थे हमारे पास और 3 लोग आए थे, उसमें एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल था, वो सिख हेड कांस्टेबल था। और वो यहाँ उसने टैक्सी हायर की थी जलंधर के लिए। जलंधर के लिए जब टैक्सी हायर की तो वो वहाँ ये क्या कहते हैं, ये लोग बैठ गए इसमें। लेकिन वो जो
पुलिस वाला था वो थाने में गया था, और थाने में थोड़ी देर बाद वो आया है, और उसके बाद थाने में भी धमाका हुआ है, उसी वक्त धमाका हो गया था। तो उसकी और डिस्क्रिप्शन पूछने लगे कि भाई हो सकता है पुलिस वाला ना हो, कोई और हो। टेररिस्ट तो आजकल पुलिस की वर्दी पहन के जैसे ये करते हैं कि हो सकता है कहीं इसी तरह के लोग ना हो। तो जब उससे पूछा तो उसने जो एक माइन्यूटली जब उससे बात की तो उन्होंने बताया कि अपने एक उसके ना राइट हैंड में ये जो सर्दियों में कोट नहीं पहनते, ओवर कोट जो पुलिस का होता है, जो रात के टाइम ज़्यादातर पहनते हैं गश्त के टाइम, वो ओवर कोट था, उसने उससे ऐसे उसे रैप किया हुआ था अपने हाथ पे। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो सर्दियों में ओवर कोट मतलब रखने का, उन्हें गर्मियों में ओवर कोट रखने का क्या फ़ायदा है, मतलब समझ नहीं आया उसकी वजह क्या हो सकती है। तो वो बोला कि पता नहीं जी, वो आया और आके फिर वापस, और मैंने कहा ओवरकोट वापस ही लेके आया। कई बार ऐसे होता है कि जमा कराना होता है, कोई नया लेना होता है उसकी जगह, तो हो सकता है वो आदमी गया हो, पुलिस वाला ही हो, और वो जमा करा के आ गया हो। कहता है नहीं नहीं, वो सेम ओवरकोट लेके वो वापस आ गया और बैठ के फिर चले गए। और उस दिन के बाद हमारे ड्राइवर का पता नहीं है और हमारा वो कुछ नहीं पता। पता लगा कि वो ड्राइवर गढ़शंकर का है। गढ़शंकर भी हमने फिर टीम भेजी वहाँ पे कि भाई पता करो, आया नहीं हो अभी। गढ़शंकर का? गढ़शंकर हिमाचल में। तो ये वैसे शायद हिमाचल और पठानकोट के आसपास ही है। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाके क्या कहते हैं, हमारी टीम ने गई तो बोला जी वो था यहीं पे, और आज वो वहाँ से मेरा ख्याल अपने उनको ड्रॉप करके और वो अब सीधा वापस दिल्ली चला गया है। दिल्ली आते ही मैंने कहा उसको लेके आओ, उसको देखे पता तो करें वो आदमी कौन थे, पुलिस वाले कौन थे। अब हमारा शक उधर ही घूम रहा था और कोई तो लीड थी नहीं हमारे पास, अब उसी को एक्सप्लोर करना था हमारे को। तो हमने जब वो वापस आया, आके उससे बातचीत की तो बोला जी हाँ वो जलंधर के लिए, मैंने उनको कहा जलंधर उतर जाओ। बोला यार लेट हो गए, हमारे को गाँव छोड़ दो। तो बोला भाई पैसे और लगेंगे। तो मैं उनके घर वहाँ पे गांव छोड़ने चला गया। तो गांव तो क्या था, वो वहाँ पे बाहर एक डेरा बना हुआ था, उसमें वो लोग वहाँ पर लेके गए मेरे को, और वहाँ मेरे को रात को खाना खिलाया, और फिर सुबह मैं वहाँ आया हूँ। वहाँ उसका हेड कांस्टेबल का 2 और लोगों के, एक तो भिंडरावाला का फ़ोटो लगा हुआ था उसमें, उस पर भी माला डाली हुई थी इन्होंने, और 2 और लोग थे वहाँ पे, उसके भी फ़ोटो लगे हुए थे, उन पर भी माला डाली हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा शक गहराने लगा हमारा कि भाई कुछ गड़बड़ तो है, तो एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा, क्या है वो जगह, वहाँ जाके देखेंगे। अब हमने ये सारी बात बताई। तो जब सारी बात बताई तो क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मैंने वैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो 85 में ही शुरू की थी, 4 ही 5 साल हुए थे, कोई ज़्यादा नहीं मेरे को। तो बोले भाई आप बिग ब्रदर्स को भी साथ लेके जाओ। बिग ब्रदर्स आप समझते हो, क्राइम ब्रांच। तो क्राइम ब्रांच के हमारे साथ आदमी चल पड़े। जाके हम पहले वहाँ जलंधर में उस वक्त शायद DIG विर्क साहब होते थे, तो उनके पास गए, उनसे हमने असिस्टेंस मांगी कि ऐसे ऐसे हमारे को चाहिए, हमने रेड करनी है एक उस पर। तो जब वहाँ रेड करी, हम ये लेके गए तो सुबह हो गई थी, तो सुबह हो गई, वो डेरा दिख रहा था दूर से। तो वहाँ से एक स्कूटर चलता है, और स्कूटर वो जैसे ही सामने आता है तो हमारे साथ बिग ब्रदर थे, तो मैंने कहा ये स्कूटर को रोक के चेक कर लेते हैं कौन है ये। कहता यार तेरे को सारे उग्रवादी नज़र आते हैं क्या? ऐसे जा रहा होगा कोई आदमी, तू क्या इसको रोकना है, चलो सीधा रेड करते हैं। हम भी चुप हो गए, चलो भाई बड़े भाई कह रहे हैं तो मान जाओ। तो अब वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक लेडी थी और अकेली, वहाँ उनसे बातचीत करी तो उसने बताया जी ये जो है, अच्छा उस पुलिस वाले का भी फ़ोटो लगा हुआ था वहाँ पे, तो वो उनका रिश्तेदार था। तो कहता है जी ये मेरा भांजा है, और क्या कहते हैं ये पुलिस स्टेशन कीर्ति नगर में ड्राइवर है। अच्छा हाँ। तो पूछा ये दूसरे और लोग कौन है, तो उसने बताया जी, जब ना तो उसको शक, क्योंकि वो नॉन टेररिस्ट थे, वो जिनके फोटो लगे हुए थे। अब वो उसको ये तो समझ रहा है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये कौन है, उसको ये समझ आ गई कि पुलिस है, और पता लग गया पुलिस को, और ये इसीलिए यहाँ आए हैं। तो वो एकदम वो बोली जी ये टेररिस्ट हैं, और गुरजसवीर जो है हमारा भांजा है, और मंगल सिंह है
वो वांटेड टेररिस्ट है इसमें पंजाब पुलिस का, वो भी हमारा रिश्तेदार है। वो और ये दो आए थे रात को यहाँ पे। अब ये हुआ भाई ये तो मतलब है कुछ ना कुछ कहानी। बोला जी बम ब्लास्ट तो इन्होंने ही किए हैं वहाँ पे, उसने ये बात दिल्ली में? हाँ दिल्ली में बता दिया उसने। अब जैसे ही पूछा उनसे जब कि बम ब्लास्ट किए हैं तो कहाँ रहता है वो, दिल्ली में कहाँ रहता है, ये पता करा तो उसमें इसका फादर यहाँ पे उस गुरजसवीर का फादर तिलक नगर में रहता था। हमने वहीं से मैसेज किया कि भी ऐसे ऐसे वो है और उसका ठिकाना चेक करो। तो वहाँ गए तो वहाँ पुलिस ने रेड की, वहाँ RDX वगैरह मिला, RDX मिला तो बेअंत सिंह जो है उसका फादर था उसका नाम, तो उसको भी अरेस्ट किया। और लोगों को जो बाद में फिर गुरजसवीर हमारे को फिर मिला नहीं। हमने काफ़ी रेड की, 1 महीना हम घूमे भी पंजाब में, लेकिन हमें नहीं मिला, ना मंगल सिंह मिला उस वक़्त ना। और पंजाब के हालात इतने बुरे थे कि आप दिन में थोड़ा बहुत घूम लो, रात को तो आप कहीं जा ही नहीं सकते थे। अच्छा। तो ये मतलब वहाँ पे इस तरह का था। तो इस तरह ये केस वर्कआउट हुआ था ये तो थाने का। लेकिन दोनों जो अक्यूज थे वो अरेस्ट नहीं हो पाए? वो अरेस्ट नहीं हुए, बाद में एनकाउंटर हो गया था मेरा ख्याल से। शायद एक का तो कलकत्ता में कहीं कलकत्ता में चले भाग गए थे। अच्छा। वहाँ इनका एनकाउंटर हुआ। अच्छा, और वो पुलिस वाला पुलिस वाला जो हाँ जो उसका फादर था वो अरेस्ट हो गया था। वो अरेस्ट हो गया था। वो दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस में था, दोनों दिल्ली पुलिस में थे। वो ड्राइवर था, वो सब इंस्पेक्टर था। अच्छा, तो मतलब दिल्ली पुलिस के ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली पुलिस की वाट लगा रही थी मतलब ये। अच्छा, मतलब दिल्ली पुलिस के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, राजौरी गार्डन में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट करने वाले दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल था और उसका रिश्तेदार था करने वाले। क्यों किया ये कुछ बताया क्या? कुछ क्या केस बस ये बेसिक तो यही है कि जो उस वक्त तो ये मूवमेंट चल रहा था ना, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था वो। अब आपको मालूम होगा कि जैसे इनिशियली ये शुरू होता है वहाँ से, जो बाबा निरंकारी बाबा के मर्डर से शुरू होता है, जो 78 में इन्होंने लोगों आपस में जो अखंड कीर्तिनी जत्था और इनका आपस में झगड़ा था। तो ये वहाँ से निरंकारी बाबा के वहाँ से शुरू होता है। फिर ये बीच में आ जाते हैं ये अकालीज वगैरह का वो चलता है। फिर आता है बीच में कि ये भिंडरावाला को पॉलिटिकल पैट्रोनेज वगैरह बताते हैं कि जैसे था वो सारा, आजकल तो वो तो सारा उसमें है, सोशल मीडिया पे सब कुछ है। तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज था, उसके चक्कर में फिर वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद क्या कहते हैं असैसिनेशन हो गया इंदिरा गांधी जी का। तो उन असैसिनेशन के बाद 84 राइट्स हो गए, दिल्ली में हुए, और दिल्ली इसीलिए टारगेट हो गया उनका, जिसमें जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये सारे ये थे, सब टारगेट थे इनके। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल फॉर्म कर दी थी इन्होंने फिर उसके बाद, असैसिनेशन के बाद 78 में सुखदेव सिंह बब्बर ने कनाडा में करी थी ये। तो ये क्या कहते हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल शुरू में शुरू हुआ था ये इस चीज़ के, भाई खालिस्तान हमारे को सेपरेट खालिस्तान चाहिए काफ़ी। तो ये वजह तो यही थी। फिर 84 राइट्स के बाद फिर दिल्ली में ट्रांजिस्टर बम ब्लास्ट हुए थे, आपको मालूम होगा कि काफ़ी ट्रांजिस्टर में बम लगा दिए थे और अबंडन छोड़ दिए थे, जो खोलता था बम फटता था, मर जाता था। इस तरह का उसमें भी काफ़ी अभी उसमें कंक्लूड हुई है शायद इतने सालों बाद, एक आध शायद सजा हुआ है, बाकी तो मर ही गए वो तो, जितने भी जिनकी ट्रायल चल रही थी, बेल हो गई थी, चल रही थी। तो ये किस्सा रहा है इसका टेररिज्म का दिल्ली में। 90 में मैंने मतलब आप समझ लीजिए, उससे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो दिल्ली का ये केस था, इसलिए मेरा इन्वॉल्वमेंट थी, वहाँ से शुरू होता है। मतलब वो पहला केस था टेररिज्म को डील किया था ये। और स्कूटर से जो जा रहा था पता, तो वो कौन था पता? वो मंगल सिंह था, मंगल सिंह टेररिस्ट था, वही जो स्कूटर से जा रहा था। यानी बड़े भाई, हाँ वो बस बड़े भाई की सलाह माननी चाहिए, मतलब दिल्ली पुलिस की माननी तो चाहिए। देखो चाहे कुछ भी है, हायरार्की तो होती है, क्या करें। और हम तो नोवाइस थे बिल्कुल ही, क्योंकि एक तरह से वो हाँ वो काफ़ी उन्होंने टेररिस्ट से रिलेटेड काफ़ी केसेस भी इन्वेस्टिगेट कर रखे थे। भाई चलो ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा।
अच्छा, 1993 में 1993 में पश्चिम बिहार में बब्बर खालसा के एक आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ था, जो दिल्ली में कई आतंकी वारदातों में शामिल था, कई हत्याओं में शामिल था। तो ये क्या था, इसकी डिटेल बताइए। ये हुआ ये था कि ये जुलाई 92 की बात है। ये जुलाई 92 में हमारी एक पीसीआर वैन थी। पीसीआर वैन में हेड कांस्टेबल श्री किशन इंचार्ज था। वो चेकिंग कर रहा था नांगलोई, मतलब निहाल विहार के एरिया में। तो एक मारुति वैन आती है, उसमें 3 लोग बैठे होते हैं, 3 सिख जेंटलमैन। वो हाथ देता है, नहीं रोकते वो नहीं रोकते, तेजी से ले जाते हैं। तो वो उनका पीछा करता है। जैसे पीछा करता है तो नांगलोई सैयद जगह है, वहाँ वो जाके आगे ब्लॉक हो जाती है वो गली, तो वहाँ उनको रोक लेता है। रोक के कहता है चलो। तो कहता है आप ये इतनी तेज़ी से, कहता है जी हॉस्पिटल में जाना था, हमारे को जल्दी थी इसलिए, ऐसे हमारा कोई भी, हमारे कौन से हॉस्पिटल जाने थे। अब वो तो जवाब नहीं दे पाए। अब उन्होंने सोचा कि फंस गए तुम। तो उनमें से जो ड्राइवर था, विजय पाल सिंह उसका नाम था, उसने क्या किया, उठा के और उससे गोली मार दी हेड कांस्टेबल के, पुलिस के हेड कांस्टेबल के। अब जैसे ही गोली मारी तो वो जो गाड़ी चला, वो इंचार्ज था, ड्राइवर तो हो गया होपलेस, और जो स्टेन गन पीछे लेके बैठा रहता है पीसीआर में, वो भी होपलेस हो गया। अब ये देखो, इसकी ब्रेवरी देखो इस सब इंस्पेक्टर की। इसने क्या किया, उनको कहा तुम पीछे बैठो, उनको पीछे किया, गोली लगे पेट में गोली लगी हुई है उसके, गोली लगे उसने गाड़ी चलाई, गाड़ी चला के उनका पीछा किया। साथ साथ वो तो बिल्कुल ही थे, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे दोनों। वो तो खुद ये गाड़ी चला रहा है, एक हाथ से वायरलेस पकड़ा हुआ है, मैसेज कर रहा है कंट्रोल रूम में कि इधर गई गाड़ी, इधर गई गाड़ी, इधर गई गाड़ी। चारों तरफ से जब गाड़ियां चल ली पीसीआर की, वो बड़ा ड्रामेटिक सीन था। तो वो चारों तरफ से जब गाड़ियां देखा कि घिर गया है, तो वो एक गाड़ी फर्नीचर की दुकान में वैन ने टक्कर मारी, और उसमें से एक तो भाग गया और 2 लोगों को पकड़ लिया। अब 2 लोगों को पकड़ने के बाद केस रजिस्टर हो गया उनके खिलाफ, उनके पास पिस्टल वगैरह मिली। तो केस रजिस्टर होने के पश्चिम बिहार थाने में वो इन्वेस्टिगेट करने लगे। मैं स्पेशल सेल में, मेरी पोस्टिंग हुई थी रिसेंटली। जब स्पेशल सेल उस वक्त डंपिंग ग्राउंड था एक तरह से, मतलब घेर दो यार वहाँ पे किसी को भी। मैं थोड़ा परेशान था, तो मैंने मांग के पोस्टिंग ली थी कि भाई कहीं मेरे को पुलिस स्टेशन में मैंने नहीं करना काम, मेरे को कहीं और लगा दो। तो मैंने कहते, वो बोले कहाँ लगना चाहिए। मैंने या तो क्राइम ब्रांच में भेज दो, मैं डिटेक्शन का काम करना पुलिस स्टेशन में। कहता आप स्पेशल सेल चले जाओ। मैंने कहा ठीक है चलो, चले गए। तो स्पेशल सेल में जब पोस्टिंग हुई मेरी, तो ये केस मेरे को दे दिया उन्होंने। अब वो दोनों, उनका रिमांड लिया हुआ था दोनों टेररिस्ट का। तो टेररिस्ट थे वो दोनों, विजय पाल सिंह और एक और उसका साथी था, नाम स्लिप हो गया मेरा। तो क्या कहते हैं, उन दोनों को जब रिमांड पे लिया तो उनसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो उसने बैंक रॉबरी, भाई लुधियाना में मैंने बैंक रॉबरी की थी, कोई मोटरसाइकिल वाला लूट लिया, कोई मिल्कमैन लूट लिया, इस तरह की वारदातें उसने बताई हमारे को कि भाई शुरू में ऐसे ऐसे। पूछते रहे तो हमें जस तो नहीं रही थी बात, भाई जितनी बात बता रहा है वो बात थी, वो चीज़ें थी। लेकिन अब रिमांड पे वैसे ही है, तो आप समझ ही रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन तो फिर चाय पिला के होती है ज़्यादातर। कैसे होती है बताइए, हम दोस्तों को कैसे होती है। नहीं, चाय पिला के दीजिए। नहीं, रिमांड पे तो चाय पिला के ही होगी ना। तो कैसी चाय होती है? नहीं, चाय तो लठ वाली चाय? नहीं, लठ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ही बताता हूँ मैं आपको। तो हुआ क्या कि उससे पूछताछ करने लगे, पूछताछ करी उसने, वो ही चलता रहा। 8 दिन हो गए, 10 दिन का रिमांड था। 8 दिन हो गए, वैसे ही चलता रहा कि भाई मैं उसको साइकोलॉजिकल ट्रीट करता रहा। यार देख, पहले हम भी वो क्या कहते हैं, तुम भी हिंदू थे, हम भी हिंदू थे, हमारे में से ही तुम सिख बने हो, हमारे में से ही लोग गए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने ये जो कहानियाँ थी मेरे को पता थी, जो ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा तो पता नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी जरूर पता थी जितनी उसको पता थी। उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता थी।
तो वो मैं उसको कहानियाँ सुनाता रहा, तो उसको थोड़ा लगा कि भाई आदमी थोड़ा ये ठीक लग रहा है, आदमी जो आईओ है। एक दिन मैं चला गया इसको लेके कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है ना, इकबालिया बयान कराने के, भाई डीसीपी के सामने अगर जो इकबालिया बयान कर देगा तो वो कोर्ट उसमें एडमिसिबल होगा, कोर्ट उसके बेस पे सजा कर सकती है। तो मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में धर्मेंद्र कुमार साहब थे, उनके पास इसको लेके गया, वहाँ जाके मैंने इसको उसका इकबालिया बयान रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं जीप में वापस आ रहा था। तो इसने एक स्पॉन्टेनियसली मेरे से सवाल किया कि सर वो जो अभी पीछे लाल किले के पीछे करोल बाग में और तिमारपुर में जो ब्लास्ट हुए थे, उसमें वो क्या कहते हैं, लोग पकड़े गए क्या? अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। इससे पहले क्या था, मैं एक इन्वेस्टिगेशन में अमृतसर माल मंडी में था, इनका वो जो टेररिस्ट जो पकड़ते थे वहीं पे इनका वो पूछताछ होती थी, वहीं बातचीत अमृतसर जो पंजाब से रिलेटेड ज़्यादातर केसेस थे। तो वहाँ मैं इन्वेस्टिगेशन में गया था, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई जी लाल किला बम का जो बम ब्लास्ट हुआ है, लाल किला के बैक साइड कबाड़ी बाजार में, वो बम ब्लास्ट इन लोगों ने यहाँ पे जो माल मंडी में लड़के पकड़े हुए हैं, एक लवली नाम का था और उसके साथ और थे, वो पकड़े हुए हैं, और वो उनको जाके आप क्या कहते हैं अरेस्ट करो केस में, और उनको यहाँ रिमांड पे लेके आओ। फाइल उन्होंने भिजवा दी मेरे पास, उसकी फाइल की भी फाइल ले जाओ आप। मैंने कहा चलो जाते हैं। मैं वहाँ माल मंडी गया तो इंटेरोगेट करना शुरू किया, उससे पूछताछ की। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं तसल्ली अपनी जब तक नहीं कर लेता मैं अरेस्ट नहीं डालता किसी आदमी की। मैंने उससे पूछा भाई कैसे किया तूने ब्लास्ट, कैसे किया, ब्लास्ट करने का तरीका बता। तो उसने बताया जी तरीका, पहले तो पूछा कहाँ किया, कहता है जी कबाड़ी बाजार में खाट के नीचे किया था मैंने। तो अच्छा चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कैसे किया ये बता। बोला जी वो थी एक वो जेलेटिन स्टिक थी, उस पर मैंने वायर लगाया और माचिस लगा के और फाड़ दिया बम। मैंने कहा यार कबाड़ी बाजार में इतनी भीड़, तू माचिस लगा रहा है, कोई देख नहीं रहा तू? जी मैंने फाड़ दिया जी बम। वो करता रहा ऐसे। तो मुझे डाउट हुआ कि ये आदमी पता नहीं इन्वॉल्व नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जबरदस्ती एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ही था, मान रहा है। कहता नहीं, मैं बार बार पूछूं, हाँ यार नहीं तूने ब्लास्ट, मुझे तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, या तो कोई और कहानी है, इंटरेस्टिंग, तू सही नहीं बता रहा, या तो कोई और कहानी है तू सही नहीं बता रहा, और तू या फिर ये है कि ये क्या कहते हैं तूने किया नहीं है। दो ही बात है। कहते नहीं जी किया तो मैंने, हमने मिलके किया, सबने मिलके किया है हमने तो। मैंने कहा भाई चलो। मेरे को ये था कि उसके साथ मेरे पास पंजाब पुलिस का एक वो उसके साथ बैठा था। मैंने कहा इसको हटाओ पहले, जब पूछूंगा मैं इससे। तो मैंने उसको कहा यार चाय वाय पिला दे, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से लगे हुए हैं। वो बेचारा उठ के चला गया, हथकड़ी हमारे को पकड़ा गया, जी ध्यान रखना इसका। मैं चिंता ना कर। उसके जाते ही मैंने कहा अब तो बोल दे क्या है, क्या कहानी है। कहता जी मैंने नहीं फाड़ा। ही रिफ्यूज्ड। उसने कहा मैंने नहीं फाड़ा जी बम। मैंने कहा फिर क्यों हाँ क्यों भर रहा है, तेरे को इतनी बार मैं पूछ रहा हूँ फिर भी तू कहे जा रहा है हाँ कर रहा है तू। कहता जी वो रस्सा देख रहे हो वो ये सामने पड़ा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है। रस्सा मतलब ऊपर रस्से में टांग देते थे होगा, हाँ। मैं नहीं कह सकता ये बात तो। खैर वो बोला, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा, कहता जी अब इनको ना बताना, मैंने आपको मैं तो हाँ ही भरूंगा, अभी दोबारा पूछोगे जब भी, लेकिन हाँ। मैंने कहा नहीं चल ठीक है। मैंने उससे बातचीत करी, मैंने हमारे साथ हमारे एसीपी होते थे, तो बोले यार अरेस्ट डाल दो तुम, क्या प्रॉब्लम है आपको। मैंने कहा इन्होंने लिखा तो हुआ है, डिस्क्लोजर लिख दिया कि इसने किया, खुल कबूल करो अरेस्ट यार, अपने सिर से पंगा खत्म करो ये। मैंने कहा मैं नहीं ये करूँगा, बिल्कुल अरेस्ट नहीं करूँगा। मैंने कहा असली आदमी नहीं पकड़े जाएंगे जब तक मैं नहीं अरेस्ट करता। तो बोले यार ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे ऊपर से भी आया हुआ है। मैंने कहा मैं अपने आप बात कर लूँगा, ऑफिसर से जो ऊपर हैं डीसीपी, उनसे आप बात कर लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भाई ऐसा मैं कोर्ट के ऑर्डर लाऊंगा जब अरेस्ट करूँगा इसे। मैं अपने बड़े तरीके से ये भी नहीं बताया कि इसने मेरे को बता दिया कि नहीं है, ताकि वो फिर टंग जाता बेचारा। तो मैं ये चुपचाप वहाँ से निकल आया। तो खैर मेरे को बोलते रहे, फिर मैंने आगे बताया, जो यहाँ पे डीसीपी थे सुखदेव सिंह जी, जब रिटायर होने वाले थे वो,
तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। कहता नहीं तूने ठीक किया, नहीं करना चाहिए था तुझे अरेस्ट। मैंने कहा ठीक है। तो ये कहानी जो है मैंने नहीं, फिर वो बोला कि विजयपाल पे आ जाता हूँ मैं बात। तो जब विजयपाल, उसने ये पूछा कि भाई ऐसे ऐसे है वो, कहता जी अखबार में तो आया था ये तीनों ब्लास्ट उन्होंने किए हैं। मैंने कहा यार एक बात बता, अखबार में तो आया था, माँ उन्होंने तो एक ही ब्लास्ट बताया था, तो दो और क्यों जोड़ रहा है इसमें? ओह, ये गाड़ी में आपसे बातचीत हो अब रही है? बातचीत हो रही है। मैं कहा दो और क्यों जोड़ रहा है, कोई चक्कर है तेरा? मैं ऐसे ही बोला उसे, और बड़ा कैजुअली मैंने कहा नहीं नहीं सर, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये है कि नेक्स्ट डे इनका रिमांड खत्म होने वाला है। मैं बैठा हूँ उसके पास, उसको खाना खिलाया। मैंने कहा तू जा रहा है, तू पंजाब में चला जाएगा अब यहाँ से, क्योंकि तेरे को अपने रिमांड पे लेंगे। और तू अगर कोई चीज़ तेने वहाँ पंजाब में कोई नई चीज़ बताई ना, तो मैं कहा यार मेरे को बहुत दुख होगा कि मैं इसको तेरे को नहीं पूछ पाया। चुप हो गया वो, बिल्कुल बोला नहीं। उसके बाद मैं खाना वाना खा के जैसे ही कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो मेरे को ऐसे नींद आ गई हल्की सी। वो खाना खा रहा था, जब मेरे को नींद आई, जैसे उसने खाना खाया, उसने मेरा हाथ, ये पैर हिलाया जोर से। मैंने कहा क्या बात है? कहता है जी मेरे से गलती हो गई। हाथ जोड़ने लगा वो। मैंने क्या गलती हो गई? कहता है जी वो तीनों ब्लास्ट मैंने किए। तीनों बम ब्लास्ट? हाँ, तीनों ब्लास्ट किए हैं मैंने। और क्या कहते हैं ये, मैंने कहा तू बब्बर खालसा का बंदा है, तो तीन और पब्लिक में ब्लास्ट। बब्बर खालसा तो टारगेट किलिंग करती है। मैं ये कहता जी उस वक्त मैं KCF में था, खालिस्तान कमांडो कोर्स में था, बाद में मैं बब्बर खालसा में आया हूँ जब मैंने ब्लास्ट किए ये। तो मैंने कहा चलो। उसके बाद और मैंने कहा अब तू ये बता, तेरे को तो उनका घर भी पता होगा, और भी टेररिस्ट होंगे तेरे साथ? कहता है हाँ जी कई हैं यहाँ पे, पूरा यहाँ पे गढ़ बना हुआ है दिल्ली में। अच्छा। हाँ, और पश्चिम बिहार में मेन आदमी इनका है, GH8 एरिया में। मैंने कहा अभी इतने दिन हो गए, मिलेगा वो? कहता है जी ना मिले ना तो मेरी मूंछें काटवा देना। ये टेररिस्ट आपको बोल रहा है? बोल रहा है। कहता है वो वहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उनको पता है विजयपाल मर जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन आपने तोड़ लिया। वो टूट गया। अब ये हुआ, मैंने रात के करीब मतलब ये 12-1 के आसपास किया ना, मैं फटाफट फ़ोन किया। मैंने DCP थे, DCP को फ़ोन किया, DCP वगैरह सारे आ गए, टीम आ गई सारी कि भाई रेड करनी है। कमांडो वगैरह दिए हमने, कमांडो लेके। वो बोला जी सुबह वो ना एक आदमी उनमें से, अमरजीत सिंह लाडी है उसका नाम, वो बाहर निकलता है, बाहर निकल के दूध लेने आएगा, तब उसको पकड़ना। उस वक्त वो नियत्था होता है। अब हमने फील्डिंग लगा दी, आइडेंटिफाई किया पहले वो, फिर वो जब उसने एक बार खोल दी बात कि भाई मैं हूँ, मतलब ये लोग वहाँ पर हैं, फिर वो जब एक बार उसको रियलाइज़ हुआ यार तूने क्या कर दिया, गलती हो गई। अब वो मकान का जी, मैंने मकान देखा नहीं, बस मेरे को ये पता है ये नंबर है और ऐसे ऐसे है। हमने बीच में इन्वेस्टिगेशन में एक मोटरसाइकिल का नंबर हमने डिसाइफर कर लिया था, बीच में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि भाई एक मोटरसाइकिल भी है इनके पास। तो उसने, मैंने कहा एक मोटरसाइकिल है ना उसके पास, ये नंबर है? कहता हाँ जी हाँ ये नंबर है। कहता है जी मकान या तो 396 है या 496 है या 596 है, 96 है लास्ट में। मैंने कहा चल कोई इतना ही बहुत है। मगर तू अभी मत बता, अभी इसको कुछ नहीं कहते, मगर अभी इसको कॉन्फिडेंस में ही रहने देते हैं। हमने फटाफट वहाँ जा 396 देखा, तो पहले मकान के नीचे वो मोटरसाइकिल वही नंबर की खड़ी मिल गई। अब ये हो गया कि क्लियर हो गया कि ये आदमी यहीं के। अब लगा दी फील्डिंग। सुबह वो निकला आया, हाथ में उसके वो था उसकी क्या कहते हैं दूध लेने के लिए डोली। तो वो जैसे ही हुआ, अब तेज तो ये है ही ना, ट्रेनिंग तो पूरी होती है। ट्रेनिंग जैसे ही उसको शक हो गया कि भाई इतनी सुबह सुबह ऐसे लोग खड़े हैं इधर उधर, नए नए लोग हैं, हमारे यहाँ के है भी नहीं है, क्या चक्कर। उसको समझ आ गई कि कहानी कुछ है। तो जैसे ही वो हमारे लोग उसकी तरफ बढ़े, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। फायरिंग शुरू करके, और वो एक वो पतली सी गली थी, उसके अंदर भाग गया। पीछा किया, भाग गया, वो नहीं मिला हमारे को। अब ये हुआ कि अब इस मकान को घेरो फटाफट किसी तरह। वहाँ भागे, घेर उनको मकान के जाके वहाँ के हमने चारों तरफ ऊपर साइड में इधर उधर हमने उस पर वो लगा दी,
क्या कहते हैं, अपनी फोर्स लग गई हमारी, मैसेज अलग कर दिया कि भाई फोर्स भेजो। अब जैसे हमने वहाँ फोर्स लगाई और दरवाज़ा उसका खड़काया, तो एक जैसे दरवाज़ा ऐसे है, ये ऐसे दरवाज़ा है, ऐसे किचन है, किचन का रोशनदान है, तो रोशनदान में से ब्रस्ट मारा उसने जैसे हमारे ऊपर। जैसे ब्रस्ट मारा, वो बाई चांस जो कमांडो खड़े थे उस साइड में खड़े थे, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट थी दोनों की, तो उनके हाथ पे लगी, और बुलेट प्रूफ जैकेट पे, हाथ पे तो उनके काफ़ी मतलब बिल्कुल ही हाथ वो हो गया उनका। तो जैसे ही वो हुआ तो अब एकदम पीछे हुए। फिर हमने वो अलमारी वगैरह वहाँ से पड़ोसी से अलमारी मांगी, और अलमारी सरका के उसको अपनी ढाल बनाया। पहले ढाल बनाने के बाद, उसके बाद फिर वो कभी ऊपर से पेट्रोल बम मारे, कभी हैंड ग्रेनेड छोड़े। अब हम इधर से नीचे से, क्योंकि वो बंद, वो तो अंदर है, वो तो कुछ भी करे जाए, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर वो निकलने की कोशिश करी उसने पीछे शाफ्ट से, वहाँ से फिर मैंने फायरिंग करनी शुरू कर दी उसमें। जैसे फायरिंग करनी, वो वापस घुस गया। अब मीडिया आ गई वहाँ पे, लाइव चल रहा है सारा कुछ, सारा एनकाउंटर। बहुत ये सबसे एक ही एनकाउंटर है जो दिल्ली में लाइव चला है। अच्छा। हाँ, ये, और वो भी वैन लग गई, और ये हो गया, और वो 11 बज गए, और पूरा वहाँ पे वो चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, और वो चल रहा है, सब देख रहे हैं। और उसके बाद फिर PRS बरार होते थे हमारे, वो DIG होते थे उस वक्त, वो आए, उन्होंने फिर सलाह दी हमारे को, और कि भाई ऐसा है, ऊपर रूफ टॉप है, इसकी छत खोद दो, छत तोड़ो इसकी, इधर उधर से मत जाओ। तो वो छत तोड़ी हमने। छत, शुक्र है DDA की छत थी, जल्दी टूट गई। तो छत टूटी, जल्दी टूट गई। तो हमने पहले उसमें से स्मोक गन, वो आंसू गैस छोड़ी। आंसू गैस छोड़ के फिर हमने अपने नीचे ऐसे ही घुमा के ब्रस्ट मारा उसमें। ब्रस्ट मार के जब फिर वेट करा हमने, तब कोई आवाज़, आधा घंटा हमने वेट किया कि भाई देखो क्या इनका क्या रिएक्ट। जब ये हुआ, फिर हिम्मत करके फिर किसी तरह खोला, तो देखा अंदर वो मरे पड़े थे। एक टेररिस्ट था, और एक उसकी वाइफ थी, उसका नाम मूर्ता सिंह था, और एक उसकी वाइफ थी, वो अंदर वो मरे पड़े थे। फिर उसके बाद जो इसके फॉलो अप में जो आसपास जो सबका पता चल गया कि भाई किसी ने इनको शरण दी थी, और कौन कौन लोग थे, तो ये सारा केस वर्कआउट हुआ। इनके पकड़े जाने से, मतलब आप ये समझ लो कि 3 ब्लास्ट तो वो वर्कआउट हुए। एक रकाबगंज गुरुद्वारे का था, वो क्या कहते हैं, कुक, वो इन्होंने मारा था, उसको अरेस्ट किया है। गुरुद्वारा रकाबगंज में एक ग्रंथी था, क्योंकि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी थी, उसको मारा। डॉक्टर DS त्यागी, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का जो चेयरमैन था, उसको इन्होंने मारा। और उस वक्त, उससे पहले इलेक्शन के दिनों में जगदीश टाइटलर की पब्लिक रैली में इन्होंने क्या कहते हैं, हैंड ग्रेनेड फेंके। सज्जन कुमार के घर के ऊपर ये मतलब अटैक किया था, उसमें ASI के शायद मर गया था उसमें। वो ये काफ़ी इन्होंने केसेस, इन्होंने 30 हज़ारी के पीछे 30 हज़ारी कोर्ट में ब्लास्ट किया, हेडक्वार्टर के अंदर ब्लास्ट किया, पूरा ग्रुप था। बाद में धीरे धीरे सारा ग्रुप न्यूट्रलाइज हो गया था। तो ये केस था। ये इनकाउंटर तो बहुत खतरनाक रहा होगा। ये सबसे मतलब जो खतरनाक एनकाउंटर था, और लाइव चला था पूरे मतलब ये इसमें मीडिया में। तो ये पुलिस क्या AK-47 वगैरह उस वक्त थी? हाँ थी, AK-47 तो थी, लेके गए थे, कमांडो भी लेके गए थे अपने। लेकिन हमारे पास 3-4 कमांडो थे, हम तो बाकी अपने ही, जैसे हमें अब इतनी ट्रेनिंग तो हमारे को भी नहीं होती, अब तो कमांडोज को ही होती है ज़्यादातर। लेकिन वो टाइम इतना क्रूशल था कि सवेरे उनका रिमांड ख़त्म होना था, तो उस क्रूशल टाइम में हमें कोई और चीज़ हम अरेंज नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि पहले जाके उनको घेर लो किसी तरह। अब जब से घेरा तो वो उन्होंने गोली चला दी, अब क्या करें, अल्टरनेटिव ही नहीं था। अब लोग फिर पुलिस में ये भी आ गया, भाई बचा पकड़ सकते थे, ये वो प्रेस तो आप लोग हो ना, पकड़ सकते थे, जिंदा पकड़ सकते थे, ऐसे पकड़ सकते थे, ये होता। तो वो खैर वो काफ़ी लोग इसमें पकड़े गए, पूरा ये केस हुआ। अब आते हैं उस पर, विजय पाल जिसने आपको ये सब पूरा खुलासा कर दिया। जी। वो आपने अपने टैक्टिस से उसको तोड़ा। हाँ। जब उससे दोबारा बातचीत हुई तो कुछ बोला कि क्या भाई कैसे? नहीं, उसके बाद पंजाब पुलिस ले गई उसे,
वहाँ के केसेस में वांटेड था। फिर मेरा ख्याल वो पंजाब पुलिस ने कहीं भेज दिया उसे। वो तो रस्सी वो चला गया, मेरी बात नहीं हुई उससे। इंटरेस्टिंग। देखिए एक ऑफिसर कैसे खाना खिला के चाय पिला के भी। हाँ नहीं देखो, ये टेररिस्ट का खास तौर से ये है, आगे मैं और बताऊंगा किस्सा इसी तरह का। टेररिस्ट का खास तौर से सेंटीमेंटल, और ऐसा ही आदमी टेररिस्ट बनता है, वही हार्डकोर हो जाता है, जो मतलब संवेदनशील होता है ना ज़्यादा ही, वही, उसी को तो आप वो करोगे कि भाई ऐसे मार दिए तेरे, ये कर दिया, वो कर दिया, वैसे सिखों को मार दिया उन्होंने, जो फोटो दिखा दिखा के उनको ब्रेन वॉश करते थे, तो यही लोग करते थे इसी तरह जी। तो आपने उसके सेंटिमेंट को काबू किया और अब वो उसकी मेहरबानी है, जल्दी हो गया। नहीं तो 8 दिन तक तो बताया नहीं उसने, 8 दिन, आखिरी दिन बताया उसने। लास्ट डे, नेक्स्ट डे होना था, सुबह रिमांड खत्म होना था, उस दिन बता दिया। अच्छा, ये हरियाणा के अंबाला में सोनीपत और पंजाब के रेलवे ट्रैक में ब्लास्ट हुआ था, कब हुआ था ब्लास्ट? और काफी ब्लास्ट हुए थे। एक्चुअली क्या था, ये किस्सा मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आपकी कि आपने पढ़ी हुई है इसका मतलब। तो ये जो है होलंबी कला में जो ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है 1999। हाँ 9 में, हाँ ये ब्लास्ट हुआ था। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो वही है, अब देखो हमें वैसे क्योंकि हमारा चार्टर नहीं था, हमारे को इंटेलिजेंस कहीं से नहीं आती, हमने तो सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन मिली उसके फॉलो अप में जो पकड़ लिए जितने भी, और जितने हमारे को इन्वेस्टिगेशन टेररिस्ट रिलेटेड केसेस की मिली है, हमने कोई ऐसा केस नहीं छोड़ा जिसमें ना पकड़े हों। ओके। सभी केसेस में पकड़े गए, और पकड़े भी है भरपूर। ये नहीं 100 टेररिस्ट ऐसे ही नहीं हुए ना, 100 आतंकवादी गिरफ्तार। हाँ, तो ऐसे ही नहीं, तो हर केस में जब तक वो जड़ नहीं खत्म कर दी ना, जब उस वहाँ की आउटफिट की, मतलब हमारे यहाँ के दिल्ली में जितने थे उसकी जड़ नहीं खत्म कर दी, वो बाहर इंटरनेशनल है, उनका तो क्या कर सकते हैं हम, लेकिन जो दिल्ली से रिलेटेड थे या आसपास जो पंजाब में थे, हरियाणा में थे, हिमाचल में थे, कहीं भी थे, उनको तो हमने ख़त्म ही कर दिया। तो ये 99 होलंबी कला में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, वही इन्वेस्टिगेशन फिर हमारे दरबार आ गई। अच्छा, ये होलंबी पंजाब नहीं, हरियाणा, हाँ, दिल्ली में होलंबी कला रेलवे स्टेशन है, नरेला से के बाद तो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट है। तो वो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आ गई। वो इन्वेस्टिगेशन आई तो उसकी अब इन्वेस्टिगेशन हमने करनी शुरू की। तो जब इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इसी तरह के, मतलब जो रेलवे ट्रैक पे ना कई ब्लास्ट हुए हैं, ये तो उस पे हुआ है, ट्रेन के अंदर हुआ है, लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊपर भी कई ब्लास्ट हुए थे। अंबाला में, ये क्या कहते हैं, शाहबाद में, सरहिंद में, मतलब ऐसे कई 10-12 ब्लास्ट हुए। कुछ आईडी लाइव भी मिल गई थी हमारे को। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब हमने करी तो इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है टेररिस्ट का, कि जब भी ये ब्लास्ट करते हैं या वो करते हैं तो ये अपने किसी न किसी ऊपर मेंटर को, अपने को, हैंडलर को बताते हैं भाई आज करेंगे हम, आज वहाँ लगा रहे हैं, आज वहाँ लगा रहे हैं, ऐसे। फिर बाद में भी जब फट जाता है, भाई वो फटा नहीं या फट गया, ये इस तरह की भी एक वो है। ये हमारा जो फैंटम बम्बर में मैंने टेक्निक जब हमने वो किया था, वो 96 का केस था, इससे पहले का, इस केस से, तो वो टेक्निक हमने वो BSNL वगैरह की, कि BSNL में भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, वो सारी हमने वहाँ से ईजाद की थी। तब जब ये पता लगा तो हमने वहाँ जो जहाँ ब्लास्ट हुए थे, वहाँ लोकल जो STD बूथ थे आसपास के, इधर उधर के, हमने उनका डाटा लेना शुरू कर दिया। डाटा लेना शुरू किया तो क्या कहते हैं, एनालिसिस किया, उसका कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर हमें थोड़ा ये डाउट हुआ कि और जो हमारे पास डाटा बैंक पिछला था, जो अबंडन चल रहे थे, कुछ नंबर हमारे पास और थे, हमने उनको भी वो सर्च करना शुरू किया। तो देखा कि वो जो नंबर पाकिस्तान के नंबर हैं, वो बिल्कुल जो जहाँ ब्लास्ट हुए हैं वहीं उसी तरह उसका पैटर्न आ रहा है। ओके। वहाँ से वो ब्लास्ट, जहाँ हुआ ब्लास्ट, तो वहाँ से उसने फ़ोन किया, वहाँ होलंबी से, यहाँ से
पानीपत से शाहबाद मोहम्मदपुर से ये शाहबाद ये मारकंडा जो अम्बाला से पहले पड़ता है, अम्बाला से, सरहिंद से, सब इधर उधर से फ़ोन किए हुए थे। अब हमें ये हो गया कि ये KCF का नंबर था, खालिस्तान कमांडो फोर्स। खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ जो था परमजीत सिंह पंजवार था, जो अभी जो कहते हैं कि भाई उसने वो पाकिस्तान में मारा गया 1.5 साल पहले, कि भाई कोई कहता है राह ने मार दिया या कोई इस तरह का चल रहा है। वो क्या बोलते हैं उसको आजकल, अननोन गनमैन, अज्ञात हमलावर, अज्ञात हमलावर भी कुछ और भी कहते हैं। तो कि उन्होंने मार दिया, तो वो मारा गया है अभी। तो वो उसको उस मतलब जब उसका आया कि भाई ये चीफ है और ये कर रहा है, तो हम उन टेलीफोन नंबर्स को आगे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। अब वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं इसमें बताऊंगा तो आप फिर शाम ही हो जाएगी। तो करते करते धीरे धीरे हम सरहिंद पे पहुंच गए। सरहिंद पे जब हम पहुंचे, वहाँ जाके किसी ने वो सरहिंद के SHO से मिले, तो सरहिंद के SHO ने बताया कि यहाँ एक इस पे साइकिल के ऊपर ब्लास्ट रखा हुआ था ट्रैक पे। तो वो फटा नहीं, तो हमने वो सीज कर लिया और साइकिल को भी हमने ट्रेस कर लिया कि कहाँ से ली थी। तो उन्होंने बताया, एक दुकान बताई वहाँ पे पास में, उसने बताया कि ये यहाँ से उन्होंने साइकिल ली थी। तो वहाँ से फिर हमने वहाँ के STD बूथ और वहाँ के सारे हमने चेक करने शुरू करे। वहाँ से हमें मिले 2 मोबाइल नंबर। 2 मोबाइल नंबर जब मिले तो मोबाइल नंबर्स को हमने फिर ट्रैक करना शुरू। वो कभी कभी जैसे 2 दिन पंजाब में आ गए, फिर चले गए, निकल गए। जब वो रूट हमने चेक किया तो वो जो पंजाब से निकलने का यमुनानगर और सहारनपुर की तरफ निकला। तो अब ये हुआ कि ये लोग जाते तो यूपी में है कहीं, अब यूपी में कहाँ जाते हैं, वो फिर हमने उन फ़ोन नंबर्स की IMEI और वगैरह ये ट्रैक करनी शुरू करी। तो पता लगा वो रुद्रपुर तक पहुँच गए, ओके, तराई एरिया में। तो मतलब वहाँ जाके ये सेटल हो जाते थे, वहीं फिर फ़ोन वोन करते थे। तो उससे करीब 2-3 महीने पहले उससे तो ये पता लगा हमारे को कि 2-3 महीने पहले कि ये हमने ये एक साहेब सिंह नाम का एक था कंड्यूट टेररिस्ट जो खालिस्तान कमांडो फोर्स से रिलेटेड था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम रुद्रपुर करके आए थे पहले। उसका पता लगा था हमारे को कि भाई इस तरह का एक वो है टेररिस्ट, वो वहाँ है साहेब सिंह नाम से। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी करी हमने। साहेब सिंह नाम की वोटर लिस्ट ये देखे वो देखे, पर वो सब फेक नेम थे। तब हमने उसको देखा, तो देख के हमने जब वहाँ देखा कि भाई है तो साहिब सिंह इसमें, तो धीरे धीरे हमने फिर वो सारा वर्कआउट किया और वो टेलीफोन नंबर्स वगैरह की सारी डिटेल्स लेके हमने एक वो जगह पिन पॉइंट कर ली कि भाई ये लोग यहाँ पर हैं। उस रुद्रपुर में एक कॉलोनी थी, उसमें। अब कॉलोनी में ये था कि हाथ डालना बड़ा मुश्किल था वहाँ पे, क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा क्या करने। इन द मीन टाइम एक ये मैसेज आता है कि चंडीगढ़ में एक स्कूटर में बम फटा था, उसके बेस पे सफ़ीदों में रेड की थी, और रेड में एक रतनदीप सिंह छोटू और एक 2 उसके और साथी थे, वो पकड़े गए हैं और उस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। तो कुछ ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे जो रेलवे ट्रैक पे रखे थे। तो जब वो रेलवे ट्रैक पे जो ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, तो वो रतनदीप सिंह छोटू मिला नहीं था इनको, वो सब भाग भूग गए थे। अब हमारे को ये जब रतनदीप सिंह छोटू के बारे में पता चला, तो एक मैसेज पाकिस्तान में ये साहिब सिंह का फ़ोन इंटरसेप्ट होता है। वो कहता है कि साहिब सिंह को पंजवार, उसकी आवाज़ पहचान ली हमने कि ये पंजवार ही है, कि तेरे पास एक बंदा भेज रहा हूँ, वो सारा काम जानता है, मतलब बम वगैरह ये वो, और तेरे पास सारा सामान आ जाएगा और तुमने ये काम करना है इलेक्शनों में। इलेक्शन होने थे। अब ये सोचा कि भाई रतनदीप छोटू आएगा यहाँ पे, तो वेट करो अब इनको। पाकिस्तान का जो फ़ोन है वो इंटरसेप्ट हुआ, बातचीत। हाँ, बातचीत। तो इनका वेट करना चाहिए, तो अभी नहीं उठाना, इनको छेड़ना नहीं है। अब वहाँ हमने बिल्कुल सामने एक हमारे पंकज सूद इंस्पेक्टर है, उन्होंने वहाँ पे अपना स्टूडेंट सा ही लगता है, बहुत पतले से हैं, आप जितने ही हैं। तो उसने वो अपना जाता सब मतलब
ऐसे कह लेके एक हमने कमरा ले लिया किराए पे, मतलब वो वहाँ से विजुअल। तो जब उसको कहा भाई तुम वहाँ पहुँचो, फिर एक और कॉल आती है, तुम पहुँचो और बंदे को ले लो वहाँ से, बस। अब उनको पता है कि कहाँ से लेना है, क्या करना है, सब उनको पता है, हमें नहीं पता कुछ भी। अब चेजिंग शुरू हो गई, दोनों टेररिस्ट उनके पीछे हम शुरू हो गए। अब हमने टीम बनाई अलग अलग। जैसे कुछ एक टीम रुद्रपुर में थी, उसको कहा फटाफट इनके पीछे बैठ जाओ टिकट लेके, हाँ भी बस में जा रहे थे वो लिया, उसने टिकट ली, हमारे एक हेड कांस्टेबल ने, और उनके पीछे बैठ गया, उसने दिल्ली तक की टिकट ले ली। रास्ते में जब मुरादनगर आया, मुरादाबाद आए, तो मैंने कहा टीम चेंज कर दो, इसको उतार दो, अब इसको नहीं देखना, मैं आइडेंटिफाई करवा के दूसरी टीम को और चल देगा। वो चला गया, वो आइडेंटिफाई उसने कराया, दूसरा एक उतर गया, और फिर वो दूसरे ने पीछा शुरू कर दिया। आनंद विहार आके उतर गए, आनंद विहार में तीसरी टीम ने हमने इंटरसेप्ट किया, वहाँ से फिर तीसरी टीम ने पीछा करना शुरू किया, और वहाँ से आ गया आईएसबीटी से उन्होंने पकड़ ली बस आगे अम्बाला की। अम्बाला आ गए, अम्बाला आके वो अब पीछे हमने गाड़ी लगा दी अब उस बस के, क्योंकि यहाँ आ चुके थे तो बस के पीछे गाड़ी लगा दी, और रीएनफोर्समेंट भाई कहाँ अगर उठाना पड़ा कोई हुआ तो हम वो करेंगे, उनको उठा लेंगे। तो जब करनाल एकदम उतर गए, वो करनाल उतर के पैदल चलने लगे, तो आप आगे चलेंगे तो फिर ये आज इधर करनाल से परली तरफ निकलेंगे, जमुना आएगी, जमुना से फिर यूपी शुरू हो जाता है, तो शामली का एरिया शुरू हो जाता है वो। तो वो वहाँ पैदल वहाँ से पहले पैदल गए, फिर वहाँ से रास्ते से टेम्पो लिया, टेम्पो लेके वो एक खेत आगे निकल गए, उसके पीछे जा रहे हैं हमारे आदमी, गन्ने के खेत में पता नहीं कहाँ चले गए वो, हमें नहीं। अब हम सारी रात वहाँ पर, बरसात के दिन थे, जुलाई के आसपास की बात थी, तो मच्छर खा रहे हैं, और वो चाय की टपड़ी है, वो जो एक बल्ब टंग रहा था वो वहाँ बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो अब करें क्या? अब हम इंटरसेप्ट पे डिपेंड थे कि जैसे कोई इंटरसेप्ट आएगा तभी हम चलेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, एक मैसेज आता है कि ले लिया हमने प्रोणे को। प्रोणा आप समझते हो? नहीं। प्रोणा हमारे यहाँ दामाद को बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कि प्रोणा मिल गया है, हमने ले लिया है, कल सामान लेने जाएंगे। चलो, अब फिर हम हेल्पलेस थे हम तो बिल्कुल ही, कि भाई अब वो कहाँ हैं, कहाँ रुके हुए हैं, अंदर कहीं डेरा, गन्ने के खेत हैं, पता नहीं, अब वैसे घूम नहीं सकते, अब ऐसे कैसे घूम लेगा आदमी। खैर हमने फिर वहाँ पे अपना कोई एक इन्फॉर्मर कल्टीवेट किया कि पता करो यार ऐसे ऐसे है। तो उसने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी आके कि आज गए हैं मारुति गाड़ी में ये, और 2 लोग गए हैं, 3 लोग गए हैं, और पता नहीं कहाँ गए हैं। ये आए, उसके हम फिर वेट कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी वो लगा रखी है, गुरुद्वारे में रुका हुआ है कोई, कुछ कहीं इधर उधर। उसके बाद क्या हुआ कि ये आए हैं तीनों आगे, हमने इनका पीछा, उसने बता दिया कि यहाँ आ गए हैं डेरे पे, और अब ये निकल रहे हैं। हमारी टीम जो है उनका अब पीछा करना शुरू कर दिया एक टीम ने, बाकी टीम हमने सारी उस पर लगा दी, अपनी जो स्ट्रेटजी थी हमारी उस पर लगा दी, और हमने फिर इनको अरेस्ट कर लिया। और उनसे जब 50 किलो RDX मिला, 50 किलो RDX मिला, और 50 किलो RDX? हाँ 50 किलो RDX, पिस्टल और डेटोनेटर, और वो बहुत सारा सामान मिला इनसे। तो 150 किलो ऐसे ही थोड़ी हुआ है, जो मेरा इसमें लिखा हुआ है कि 150 किलो RDX में 50 किलो RDX में तो पूरा। हाँ, तो दिल्ली पूरा धमाका इन्होंने उसमें करना था इलेक्शन के दिनों में, सब जगह। पकड़ने के बाद फिर ये हुआ कि ये 5-6 लोग थे उस कोठी में, तो 2 लोग तो चले गए, अब 2 लोग और थे, वो जैसे ही ये निकले हैं 2 लोग भी और निकल के चल पड़े कहीं। उन्होंने क्या किया, टीवी बांधा, टीवी था घर में, और टीवी बांध के और वो क्या कहते हैं लेके चले गए। इन्होंने देख लिया कि कहाँ वो टीवी रखा है, किसी दुकान में रख गए वो, कि भाई हम फिर आएंगे बाद में। तो अब इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, जब ये कोई भी आदमी एक्शन में या इधर उधर निकलता है ना, तो जो अपना हाइड आउट है उसको खाली करके इधर उधर निकल जाते हैं, ताकि वो पकड़ा जाए तो सीधा हमारे पास उस हाइड आउट पे ना ले आए। ये मोडस ऑपरेंडी होती है। तो जैसे इनको पकड़ा, पूछताछ शुरू करी,
पूछताछ शुरू करी कि बोले जो वो वहाँ पे रुद्रपुर में हैं हमारे 2 आदमी और हैं, उन पे 3 लाख का इनाम, तीनों वांटेड थे, क्या कहते हैं यूपी से भी, और उन्होंने करीब ये इनका 70-80 केसेस किडनैपिंग, मर्डर पुलिस वालों पे और ये कर रखे थे। तो उसको क्या कहते हैं, जब चेक किया, पंकज से बात की, कहते कि सर अभी कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब वो बोले भाई, कहता जी आएंगे ही नहीं जब तक हम पहुँचेंगे नहीं। उनसे पूछा, एक सरबजीत था उसमें लड़का, जसवीर, तो वो बोला ये जब तक हम फ़ोन नहीं कर लेंगे, जब तक, या हम पहुँच नहीं लेंगे जब तक नहीं आएंगे। मैंने कहा फ़ोन कर, उससे कहा, और बदमाशी करी ना तो तेरे को ठोक देंगे यहीं। तो बोले भाई ठोकना मत बस, बाकी मैं आपको जो कहो पकड़वा दूंगा मैं, पक्की बात है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने फ़ोन किया उनको, कहता हाँ भाई, कहता हाँ परोना ले लिया, सामान आ गया, बहुत सामान है। और वो ना बड़ा खुल के बोला वो, मतलब ऐसे उसको शक नहीं होने दिया किसी तरह कि भाई ये आदमी मतलब पकड़े गए हैं। तो कहता आ गया है और सामान खूब है, और रज के ना वो क्या कहते हैं वो काम करेंगे, चिंता मत करो। और ऐसा है, मैं या तो तुम अब इसने ये तो कहानी पहुंच जाओ। कहता है समझदार था वो वैसे, कहते अगर नहीं पकड़ेगा तो ठोक देंगे ये। तो बोला या तो तुम एक काम करो, चाबी ना वहाँ रख देना फलानी जगह जहाँ रखे होते हैं, ठीक है ना, हम रात को पहुँचेंगे, ठीक है, या फिर देख लेना आना हो तो आ जाना, हम फिर मिल लेंगे। कहता नहीं हम तो आ रहे हैं, 80 आंदे पे ने होते ही, ठीक है फिर मिलते हैं, परोने को भी मिलते हैं। ये है वो परोना कौन था? चरणजीत सिंह था एक, जो पंजवार का ड्राइवर था। वो वहाँ उसने 8 साल ड्राइवरी करी है पंजवार की, पाकिस्तान। उसके बाद जब उसने देखा कि ये रतनदीप, छोटू वगैरह सब फेल हो गए हैं, तब उसने वो, क्योंकि सारा वो ट्रेंड था, उसको यहाँ भेजा था वो ये काम करने के लिए, सामान लेके RDX वगैरह सारा, कि भाई अब आगे काम करना है। तब ये क्या कहते हैं इसको, वहाँ से हम टीम गई, हमने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और 2 लोग हैं और वहाँ एनकाउंटर होएगा। वो बोला जी गोली ज़रूर चलाएंगे, AK-47 है और उनके पास सारा, वो नहीं रुकेंगे आप। बोले ठीक है भाई चलो। हमने फिर बात करी यहाँ MHA में बात करने के बाद उन्होंने हमारे को NSG दी। अच्छा। NSG रात में हमने वो प्लेन में, NSG के प्लेन में यहाँ से उड़े हैं, वहाँ जाके बरेली में हमने लैंड किया है, वहाँ से फिर वो चले हैं। फिर हम लोगों ने इसको NSG की मदद से इनको घेरा है, वहाँ जाके फिर वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनको जैसे ही उठाया तो उन्होंने वही गोली चला दी, वहीं दोनों ख़त्म कर दिए। वो दोनों वहाँ मारे गए। तो इस तरह ये केस वर्कआउट हुआ था। अच्छा, तो वो इनकाउंटर हुआ उसमें? वहाँ भी एनकाउंटर हुआ था रुद्रपुर में। हाँ जी। तो दोनों खलास? दोनों खलास। 3 लाख का उन पर रिवार्ड था, तीनों का मिला फिर वो हमें। नहीं तो कई बार मिलता नहीं। अच्छा, ये भी है ना कि ये जो दर्शकों को बताना जरूरी है कि जो कई क्रिमिनल या वांटेड का था ना, 3 लाख का इनाम, 4 लाख का इनाम, 5 लाख का इनाम, उसमें पुलिस पकड़ भी लेती है कई बार, इनकाउंटर मार गिराए, वो रिवॉर्ड मिलने में पसीने छूट जाते हैं, मिलते भी नहीं है कई बार। नहीं, अजय राज शर्मा जी थे हमारे, वो यूपी में रह चुके थे, तो उन्होंने उनके लिंक्स थे। कहता बच्चों फिक्र ना करो, काम बढ़िया गया, मैं दिलवाऊंगा आपको। उन्होंने बस जल्दी ही दिलवा दिया था। और नहीं तो रिवॉर्ड निकलने में सालों लग जाते हैं। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है जी, बड़ा मुश्किल होता है। मेरा अब आखिरी सवाल आपसे जी। 2005 में दिल्ली में सत्यम सिनेमा और लिबर्टी, KZF का भी एक रह गया। हाँ, लिबर्टी सिनेमा में ब्लास्ट हुआ था 2005। जी। करोल बाग, कहाँ? करोल बाग में और पटेल नगर में 2 ब्लास्ट हुआ था। हाँ जी। वो केस कैसे सुलझाया आपने? क्या था उसके पीछे की कहानी, क्या थी? उसके पीछे की कहानी ये थी कि अब आप ये मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। आपने बेअंत सिंह के वो सुने होंगे कि बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ था पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, उसमें एक जगतार सिंह हवारा था, वो अरेस्ट हुआ था, याद होगा। हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, और उसके साथ ये हुआ था बेहोरा, परमजीत सिंह बेहोरा, तो वो अरेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि ये जेल मतलब इन्होंने ब्रेक करनी थी,
तो ये 98 से शुरू हो गए, 95 में के करीब अरेस्ट हुए थे ये। 98 से इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया जेल का। किस जेल में बनते? नाभा? बुड़ैल जेल बुड़ैल। चंडीगढ़। ओके। बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में 98 में मैंने इसको ये वो किया था। तो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 98 में। उसमें क्या था, इसके जो स्वीट्स के डब्बे थे उनमें RDX भेजना शुरू किया था इन्होंने। तो एक तो भेज दिया डब्बे में, एक तो मिठाई चली गई, मिठाई का डब्बा। दूसरी मिठाई का डब्बा जब देने लगे तो वो चेक कर लिया और वो पकड़ा गया RDX। तो वो केस फिर रजिस्टर हुआ और उन पे वो एक और केस लग गया। उसके बाद फिर ये माने नहीं ये लोग। फिर 2001 में फिर इन्होंने मतलब वो क्या, अंडरग्राउंड टनल थी। तो ये क्या कहते हैं, उसमें 2 बैरिक्स थी। तो इन्होंने जेल अथॉरिटी को किसी तरह, पता नहीं कैसे किया, मुझे नहीं मालूम, 2 बैरिक्स के बीच की दीवार हटवा दी कि भाई हम इंडोर वॉलीबॉल खेला करेंगे। उसका मकसद था वॉलीबॉल का कि हम वॉलीबॉल को दीवार पे मारेंगे, जो आवाज होगी उसके साथ जमीन में हथौड़ा मारेंगे, ताकि वो क्या बात है। वो दब जाए, आवाज दब जाए। तो ये क्या करते थे, ऐसे उसको वॉलीबॉल वहाँ खेलना शुरू किया और उन्होंने खोदना शुरू किया इसको। ठीक है ना, 13-14 फुट के करीब इन्होंने ये खोद दी थी, ये नीचे गहरी सुरंग खोद दी थी। लेकिन क्या हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई उन दिनों। बारिश जब ज्यादा हुआ, मिट्टी खिसकने लगी। तेरी। जब मिट्टी खिसकने लगी तो इन्होंने छोड़ दिया वो इरादा और वहीं उसको बंद कर दिया। फिर पहला अटेम्प्ट तो ये था। फिर 2002 में तो ये 7-8 फुट इन्होंने फिर खोदी उसमें। फिर जब आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया तो इनकी जेल बदल दी उस जगह से। तो फिर वो भी काम वो हो गया। 2003 में इन्होंने क्या किया कि एक मुंडा खाना होता है, मुंडा खाना, तो उसके इनके पीछे मुंडा खाने की एक वो बैरक थी। तो उन्होंने सोचा इस मुंडे खाने के नीचे से ना वो खोद के और पार हो जाएंगे हम किसी तरह। 50 फुट फिर इन्होंने ये खोद दी थी। 50 फुट के करीब जब ये खोदी तो वहाँ का ये क्या करते थे, मट्टी को ना सीवर में डालते थे। वहीं के जो इनकी वो बनी होती है ना, अंदर ही बनी होती है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी करके घोल के और वो उसको करते, वो चौक हो गया। वो चौक हो गया, वहाँ प्रॉब्लम आ गई। फिर वो छोड़ दिया। फिर इन्होंने ये क्या किया, दिसंबर 2003 में इन्होंने फिर क्या, ये अपनी दूसरी बैरक से डंबल और वो ये इनसे वो करा, वेट लिफ्टिंग का सामान और ये सारा कुछ इन्होंने अप्रूव कराया वहाँ पे जेल अथॉरिटीज से। और वो लेके फिर इन्होंने 14 फुट के करीब ये दिसंबर 2003 में 14 फुट तो ये गहरी खोद दी और 95 जो है फिट मतलब लंबी। और वो मतलब पार निकलती है, मतलब एक तो आउटर बाउंड्री हो ना उधर, उसको तो पार नहीं कर पाती क्योंकि बहुत लंबी थी, लेकिन वो मतलब जेल से निकल गई। मतलब फिर वो बाद में तो उसमें घूमते हैं, वैसा गश्त लगती है, वहाँ तक की वो होती। तो उसके बाद फिर इनका ये इन्होंने ये भागने का वो प्रोग्राम बनाया। कोई अपने इनके साथी बाहर थे, उसको लेके, और उनको जब भागने का प्रोग्राम बनाया तो वो अपनी मारुति गाड़ी वगैरह लेके आ गए थे वहाँ पे। मारुति गाड़ी लेके आए और उस दिन इनका साथ दिया मौसम ने। फिर इन्होंने सिर्फ 3-4 फुट खोदनी थी और टनल, और खोद के और वो सीधा फिर निकल जाना था। उस दिन हो गई बड़ी ज़बरदस्त बारिश और तूफान आ गया एक तरह से। इन्होंने फटाफट अपनी वो खोदी टनल और खोद के, और अपनी वो पैंट थी वैसी पैंट पूंट के ऊपर शीशे लगे हुए थे उस पर फेंका। उधर से रस्सी आई, रस्सी आने के बाद ये यहाँ से ये सारे भाग गए। जेल ब्रेक हो गया। जेल ब्रेक हो गया ये। अब ये था जगतार, 4 लोग थे, जगतार सिंह हवारा मेन, जो चारों ये बेन सिंह के ये थे। ऐसे तीनों। अच्छा, तीनों। हाँ, पंजाब के CM का मर्डर करने वाला। हाँ, मर्डर असैसिनेशन हुआ था। सुसाइडल अटैक था वो, दिलावर सिंह नाम के उसने किया था। तो ये लोग बाहर आ गए और ये मतलब गायब हो गए पंजाब में या कहाँ। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही मर गए। बाद में 2005 में जब ये बात आ रही थी, जब ये ब्लास्ट हुए
अब इधर इन ब्लास्ट पे आता हूँ। ये तो वो स्टोरी हो गई। ये जो ब्लास्ट हुए 2005 में। हाँ 2005 में जब ब्लास्ट हुए, 2005 में जब ब्लास्ट हुए तो इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर मतलब हमारे को तो नहीं थी, लेकिन एक वो होगी भाई हमारे सामने हुआ तो कुछ हम भी देखते हैं। हमारे पास डाटा बैंक तो था ही बहुत ज़्यादा, हम अपना उसको एनालिसिस करते थे। मैंने क्या किया कि अपने आदमी लगा के सारे, तो उस एरिया की सेल आईडी ली दोनों तरफ की, इधर की सत्यम सिनेमा की और उसकी, और वहाँ से फिर डंप डाटा लेके उसका एनालिसिस करना शुरू किया। किस्मत अच्छी थी, नहीं तो डंप डाटा से कुछ नहीं मिलता। ये थ्योरी चलती है ना जी, डंप ले लो और डंप लेके देखो जी क्या है क्या नहीं, तो वो नहीं। लेकिन वो क्या कहते हैं, किस्मत अच्छी थी, इन्होंने गलती कर रखी थी, वो पकड़ी गई जल्दी। तो हमने उसको डंप डाटा को टू कट शॉर्ट, मतलब डंप डाटा को एनालिसिस करके हमने 2 नंबर निकाल लिए, एयरटेल का और एक हज का। जब उनको चेक किया तो उनसे जर्मनी और पाकिस्तान वगैरह बात हो रही थी। जब बाद उन पे हमें डाउट हुआ कि ये आदमी मतलब दोनों उसी जगह पे ये इन्वॉल्व थे। जब किया उनका रात की दिन की जब सेल आईडी वगैरह चेक करी, उनको जब चेक किया तो एक उत्तम नगर का एड्रेस मिला हमारे को, और एक दसगरा जो नारायणा के पास है वहाँ का एड्रेस मिला। वहाँ हमने चेक करने के बाद पता लगा कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुए थे उस दिन से ये लोग गायब है नहीं यहाँ पे ये लोग। अब पूछता हमने, खैर वो ऑब्जर्वेशन पे ले लिए। जब ऑब्जर्वेशन पे लेने के बाद हम उस पर चले तो वो अब उन्होंने बंद कर दिए वो नंबर। हमने फिर IMEI वगैरह फिर चेक कराई। चेक कराने के बाद हमें पता लगा कि ये पंजाब की साइड के थे एक लड़का, तो पंजाब में भेज दिया हमने। पंजाब से हमें नए नंबर मिलते हैं, और इंटरनेशनल नंबर हमारे को जो थे उनके पहले जो उन्होंने कॉल कर रखी थी वो भी ऑब्जर्वेशन पे ले लिए। अब एक इंटरनेशनल कॉल इंटरसेप्ट होती है हमारे को कि भाई ऐसा है, तुम दुख निवारण गुरुद्वारे पहुंच जाओ, वहाँ तुम्हें जज साहब मिलेंगे और वो तुम्हारे को ले जाएंगे। अब कान तो खड़े ही होने हैं, तो फटाफट यहाँ कॉल पाकिस्तान से थी? हैं? कॉल पाकिस्तान से थी? कहाँ से? ना जर्मनी से। तो क्या कहते हैं, ये लोग अब अपने हमारी टीम निकल ली गुरुद्वारा, पटियाला में है दुख निवारण गुरुद्वारा। पटियाला में हमने जाके चेक किया गुरुद्वारा पे, तो वहाँ हमने सारी रैकी कर ली। अगले दिन ये पहुँचते हैं तो फिर फ़ोन ये करता है ये पहुँच के कि हम जूता घर पे बैठे हैं, बंदे को भेज दो। जूता घर पे, अब इन्होंने जब उसने कहा जूता घर पे बैठे हैं, तो उसने कहा मैंने ये ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। हमारी टीम ने आइडेंटिफाई कर लिया इनको। दो लोग थे, दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे, अब वहाँ तो उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बिल्कुल गुरुद्वारा था, वहाँ अल्लाह मस्त था। कि मैंने मैसेज दे दिया कि भाई अभी उठाना नहीं है, इनका पीछा करो, जज साहब आएंगे, जज साहब कोई तगड़ी चीज़ होगा, ऐसे नहीं हो, जज किसको नहीं, तो ऐसे कौन बोलेगा। तो जैसे ये वहाँ एक मोटरसाइकिल आई, एक स्कूटर आया, फटाफट आए, उस पर बैठे, ये दोनों के दोनों को लेके और पतली गलियों में निकल गए। हमारे पास गाड़ी है, वो फंस गए। फिर वही बात है, हम तो वहीं इंटरसेप्शन पे ही डिपेंड करने लगे। अब इनकी जहाँ जहाँ सेल आईडी हम इनको चेक करते रहे, अच्छा इनके कोडेड ये थे कि बताते यार तुम ना क्या कहते हैं दुर्गियाना मंदिर अमृतसर पहुँचो, ठीक है। अब हम भाग रहे हैं वहाँ, अमृतसर पहुँचो यार, दुर्गियाना मंदिर वहाँ देखते हैं इनको। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ है ही नहीं। पता लगा कि इनकी सेल आईडी पटियाला में आ रही है। बता दुर्गियाना मंदिर रहे हैं, पटियाला रही है। इन्होंने कोड फिक्स किए हुए थे कि मैं ये बोलूँ तो वहाँ ये, वहाँ ये बोलूँ तो यहाँ। इसी तरह हम इनको ढूंढते रहे कि भाई अब फाइनली हमें ये हो गया कि ये हमें बना रहे हैं बेवकूफ़। अब हम इनके सेल आईडी के बेस पे हम चलते रहे तो सेल आईडी के बेस पे तब इनको हमने क्या कहते हैं धीरे धीरे इनका पीछा किया, और पीछा करने के बाद हमें पता चल गया इनका कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये हुआ तो हमने इनको दिल्ली में इंटरसेप्ट कर लिया, और जब इंटरसेप्ट किया तो वही जो एनकाउंटर छोटा मोटा हुआ तो पकड़ के और पूछताछ चालू कर रहे थे। उन दो का तो हमें पता था कि भाई ये तो एक तो
विकास सहगल है और एक ये सोता है इसका नाम। तो तीसरे का पूछ लिया उसने, पहले शुरू में कुछ और नाम बताया अपना, सही नहीं बताया। उसके बाद मैं उनसे पूछताछ कर रहा था तो पीछे से उसने मेरे हाथ मारा, वो तीसरे वाले ने ऐसे करके। कहता सर जी, हाँ बोल भाई। बोला गल करनी है। बोला क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे। बोला जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर किस बात की मुबारक, हम तो खज्जर खार हुए पड़ रहे हैं यार, बड़ी मुश्किल से तो मिले, किस बात की कहता ये कुछ नहीं है, ये बेकार है दोनों। जिन्होंने बम फाड़े उनको कहता है ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं है। मैं फिर असली क्या है, क्या हिसाब है? फिर कहता असली तो मैं हूँ। फिर क्यों? तो मैंने कहा भाई तू क्या चीज़ है ऐसी? बोला जी मैं जगतार सिंह हवारा हूँ, बेअंत सिंह का जिसने मर्डर किया था वो हूँ। अब मैं तो पागल हो गया इसको सुन के। मैंने कहा ये कुछ नहीं पकड़ा भाई, असली पकड़ लिया तो टीम से बोला असली चीज़ तो तुमने पकड़ी है। कहता मैं जगतार सिंह हवारा हूँ और बेअंत सिंह को मैंने मारा था और हम बुड़ेल जेल से भागे हुए हैं। मैंने कहा यार तुम्हारे बारे में तो ये है कि भाई IBA कह रही है कि पाकिस्तान में है, फिर कह रहे मर गया वो। और ये बोला जी यहीं मैं ना, ये लुधियाना के पास समराला जगह है, समराला में इतने दिन से रह रहा हूँ, जब से मैं भागा हूँ वहीं रह रहा हूँ, कोई नहीं किसी को पता। मैं यार अजीब। चलो मैंने कहा ये तो हो गया, पकड़ लिया इसको। अब क्या होता है कि इसको पकड़ने के बाद इसको ले आए। अब बोले भाई इसका गैंग पूरा पकड़ना था। आदमी तो बहुत थे हमें। मैंने कहा बता भाई कैसे? तो मैंने अपने CP से पूछा, कमिश्नर डॉक्टर KK पॉल थे। मैंने कहा सर ये इसने बताया कि पंजाब में इतनी जगह इनके आदमी है और इतना RDX है और काफ़ी RDX था और AK-47 जनरल पर्पस मशीन गन और पता नहीं क्या क्या चीज़ थी। तो मैंने कहा वो रिकवरी करनी है। कहते हैं भाई इसको मत लेके जाओ, ये बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है और ये तो गड़बड़ कर देगा कहीं, तो इसको छुड़ू लिया ना इन उग्रवादियों ने मिलके तो मुश्किल होगी, इसको अभी कहीं मत लेके जाओ। तूने तोप पकड़ ली, अब तू किस RDX के पीछे पड़ लग रहा है। मैंने चलो वो करते रहे। तो मैं थोड़ा मायूस हो गया। ये सामने ही बैठा था उस वक्त जिस वक्त मैंने बात करी, क्योंकि ये कह रहा था चलो जी मैं पकड़वा दूंगा सारा। तो बोला कि क्या कहते हैं जी, नहीं जाना ना, टेंशन ना लो। मेरे को कहता है वो टेंशन मत लो, मैं अभी सारा काम यहीं करवा दूंगा आपका। जगदीर मैंने कहा कैसे करा देगा? कहता मैं ऐसा है फलाने SP नू फोन लगाओ, SP रोपड़ नू फोन लगाओ, ठीक है, और अपनी टीम भेज दो वहाँ पे। टीम भेज दी मैंने। तो टीम भेजने के बाद इसने SP रोपड़ को फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे ये जगह है, यहाँ चले जाओ, यहाँ बंदा मिलेगा तुम्हारे को इस नाम का, और ये बंदा आपको सामान दे देगा, मेरा नाम ले देना, ठीक है? अगर नहीं दे तो मेरी फ़ोन पे बात करा देना। अब ये एक आतंकवादी कह रहा है, आतंकवादी कह रहा है ये। अच्छा उसका भी एक ना वही साइकोलॉजिकल में आप बता रहे थे ना, साइकोलॉजिकल जो वो बात रह गई बीच में कि ये जैसे इसको पकड़ के लाया तो इसकी पगड़ी और ये सब गातरा गूतरा सब उतरवा दिया था इन्होंने, हमारे स्टाफ ने। गातरा समझते हो ना, कृपाण सी होती है छोटी सी, वो सब उतरवा दिया था इसका। तो ये बोला, इसको बुलाया इससे पूछताछ करने के लिए। मैंने कहा भाई बता क्या बात है? बोला जी बात सारी बता दूंगा, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने क्या? कहता जी मेरी पगड़ी दे दो और मेरा गातरा दे दो। मैंने कहा भाई गातरा तो मैं नहीं दूंगा, तू मार दे किसी को जान से। तो बोला नहीं गातरा दे दो, मेरे हाथ पे हथकड़ी लगा दो, दोनों हाथों पे, चाहे पैरों पे भी लगा दो, पर मेरा गातरा और मेरी पगड़ी दे दो, बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। मैंने सोचा, मैंने कहा चल दे दे भाई। बोला जी आप बैठो। आप बैठ गए। फिर उसने सारी बात बताई। तो उसने 30 आदमियों को, 30 टेररिस्ट को हमारे को अरेस्ट करवाया, और इतना असला, इतना RDX मिला कि ज़िंदगी में नहीं मिला होगा कभी किसी को। ह्यूमन बम उसमें जो भजन लाल पे अटैक किया था वो लोग उसमें,
और जो लोग, अच्छा इनका बब्बर खालसा का ये था कि टारगेटेड करते हैं, ये पब्लिक में नहीं करते। अच्छा। पब्लिक की इनका एक ये फंडा तो है। जैसे लिबर्टी सिनेमा में ये बात आई थी कि कैसे आइडेंटिफाई हुए। ये आइडेंटिफाई ही ऐसे हुए कि जैसे वो ये था इसका बम ब्लास्ट जो तिलक नगर और इसमें हुआ था ना ब्लास्ट, क्या कहते हैं, रजौरी गार्डन में, उसमें कोई शार्पनल और स्प्लिंटर वगैरह नहीं थे। अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। बस ये था कि धमाका करना है, मैसेज देना। हाँ। और ये हुआ ये इसलिए था तिलक इसमें कि भाई ये जो बोले सोनियाल पिक्चर आई थी उसका प्रोटेस्ट था ये। ओके। तो इन्होंने जो था उसमें भी रखा, उसमें भी ऐसी जगह रखा जहाँ पब्लिक नहीं थी, खाली रोज थी। ओके। खाली रोज थी, तो उसको उससे देख के मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि बब्बर खालसा का काम है ये। तो इस तरह ये लोग पकड़े गए, इस तरह ये सारा नेटवर्क ख़त्म हो गया था 2005 में। उसके बाद फिर हमने 2006 में इसका एक और साथी था परमजीत पंजवार, ये सरोजिनी नगर और इधर ब्लास्ट हुए थे, तो हमने ऑब्जर्वेशन पे ले रखे थे काफ़ी तो इसका जब इसकी इंटेरोगेशन में पता लगा था कि वो हमारे से काफ़ी पहले अलग हो गया था। तब हमने वही एनालिसिस करके हमने कुछ नंबर ले रखे थे। तो उस दिन वो एक्टिवेट हो गया जिस दिन ब्लास्ट हुए, उससे 2-3 दिन बाद, कि भाई यार ये जो 3 बम धमाके हुए हैं ना, इस वजह से हम बाहर नहीं निकल रहे, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी सिर्फ इतनी सी बात हुई थी। वो वहाँ से हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। और 2006 में 4-5 लोग इसके ये परमजीत सिंह बेवरा भी, जो ये भी बुडेल जेल से भागा था, उसको पकड़ा। फिर इसके बाद 2008 में इनकी पूरा एक नेटवर्क इन्होंने दोबारा बनाना शुरू किया था। जो 8-9 आदमी थे वो भी पकड़े गए थे सारे। तो ये इस तरह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नेटवर्क ख़त्म हुआ था। इंटरेस्टिंग ये है कि जगतार सिंह हवारा इसको लेकर तो कुछ पॉलिटिक्स वगैरह भी होती है। हाँ, अभी भी होती है। बहुत हाँ, बड़ा टेररिस्ट। अभी ये वो बन गया था, वो क्या कहते हैं, वहाँ पे अकाल तख्त का भी कुछ बना है, इनको बना दिया, ऐसे चलता है, चल रहा है। कभी उससे मुलाकात हुई दोबारा? फिर कई बार मुलाकात हुई। कुछ बोलता है? नहीं, हाँ वो मतलब मेरे से कोई शिकायत नहीं उसको। हाँ हाँ, आपको तो 30 टेररिस्ट पकड़वा दिए, RDX AK-47। हाँ, मेरे से कोई शिकायत नहीं। और देखो ये है कि वही है कि सेंटीमेंट्स, अगर इनको वही है मार के पीट के ये करके करो, तो जैसे एनकाउंटर हो गया वो तो अलग चीज़ है, आपका लाइव चल रहा है, जो हो गया वो तो चलो हो गया। लेकिन जहाँ तक ये है कि इस तरह के कुछ टेररिस्ट ऐसे भी हैं, जैसे एक ये जत्थेबंदी थी खालिस्तान कमांडो फोर्स, और ये इस तरह के, ये लोग दूसरी तरह के थे, ये लुटेरे थे एक तरह से। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, ये जैसे इसमें एक और केस है मेरा, खालिस्तान रंजीत सिंह नीटा वाला, जिसमें भी मैंने ये कैलाश गेस्ट हाउस में जो ब्लास्ट हुआ था उसको वर्कआउट किया था। हुआ ये था कि कैलाश गेस्ट हाउस पहाड़गंज में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के 2000 की बात है ये। तो ब्लास्ट होने के बाद हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे, तो वहाँ पता लगा कि एक आदमी आया था सिख, वो उसका ये नाम था, उसने एंट्री कर दी थी। और एंट्री करने के बाद वो, उसको शॉर्ट में बताऊँगा, मेरा ख्याल टाइम भी कम आपके पास। तो उसने एंट्री की, एंट्री करने के बाद वो ऊपर गया है, ऊपर जाके बस थोड़ी देर में आता हूँ, और ऊपर उसने बम रख के प्लांट करके कमरे में आ गया, और वहाँ बम फट गया। वो काफ़ी उसमें नुकसान हुआ। शुक्र है वहाँ उसमें उस होटल में कम लोग थे, तो ऐसा कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो इन्वेस्टिगेशन फिर हमारे वो मेरे पास आ गई। फिर अब वो जब इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई, तो उसको मैंने वहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास गया, मैंने कहा बताओ भैया क्या है। कहता जी ये आदमी है, ये उसने, तो ये नंबर है उसका, टेलीफोन नंबर। तो उससे पहले, मेरे से पहले IB वाले, स्पेशल सेल मैं उस वक्त क्राइम ब्रांच में था, स्पेशल सेल वाले सब नंबर लेके जा चुके थे। फिर मैंने पता किया, मैंने कहा इन्होंने पता कर लिया होगा, क्यों अपने आदमी लगाए फालतू। मतलब वो पता कर लिया, वो कुछ नहीं है, वो गलत है, एड्रेस भी गलत है और नंबर भी गलत है। मैंने उससे बातचीत की। अच्छा, मैं जब उससे बातचीत कर रहा था रिसेप्शनिस्ट से, उसने ये बताया कि मैंने जो नंबर नहीं लिख रहा था, फ़ोन नंबर, तो मैंने उसको कहा भाई फ़ोन नंबर तो दे, कोई तो नंबर दे। बोले उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली, और डायरी निकाल के वो नंबर कोट किया है।
मैंने कहा नंबर तो दिया, चाहे एड्रेस गलत दिया पर नंबर सही है कोई ना कोई ये। उसमें मैंने फिर कहता भाई इसमें कोड तो नहीं है, मैंने कहा। कहता जी मैंने ये भी कहा कोड, कहता जी कोड मेरे को ध्यान नहीं, उसने ऐसे कह दिया। तो मैंने यही सोचा, वो रिसेप्शनिस्ट बोली कि ये जो एड्रेस है इसी यही का कोड होगा, यहीं का होगा कोड, वहीं का नंबर होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा। अब मैं कहा यार ये नंबर तो है सही, अब कहाँ का है ये ढूंढना है। अब मेरे पास MTNL का डाटा आता था, MTNL का और इसका सारी मोबाइल कंपनी का हर महीने लेते थे हम। उस नंबर को मैंने, अब संदीप मल्होत्रा था मेरा वो जो टेक्निकल वो था, मैं कहा ये नंबर का स्ट्रिंग जो है ये डाल और ये देख इस नंबर वाले किस किस कोड पे ये यहाँ से डायल हुआ होगा, मैं कहीं ना कहीं डायल भी हुआ होगा। फिर ये चेक किया उस नंबर को तो 2 नंबर आते हैं, एक नंबर लुधियाना का आता है और एक नंबर फरीदाबाद का आता है। फरीदाबाद वाला मैं चेक करता हूँ, तो फरीदाबाद वाला जब चेक किया तो वो तो जो नहीं था, और जो लुधियाना वाला ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। लुधियाना वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमने वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता लगा कि इसका दिल्ली में भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उस पर मैं रेड कर चुका था पहले। अब देखो कैसे वो मिलती हैं ये। तो जब हमने रेड करने के बाद ये वहाँ पता लगा कि वहाँ टेररिस्ट आते हैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी पे। फिर हमने आसपास के STD बूथ्स को चेक करना शुरू किया, तो वहाँ आसपास के STD बूथ से KZF के नंबर हमारे को पता मिले। KZF के जब नंबर मिले डायल हुए तब उनको हमने देखा, तो जो STD बूथ वाला था कहता जी ये 10 या 15 दिन में आते हैं। हमें इतना टाइम भी लग गया था उसको करते करते इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने अपनी टीम लगा दी, मैंने कहा अब यहाँ से हिलेगा नहीं कोई, वहाँ 10-15 दिन हो चुके हैं, कभी भी आ सकता है। और वो किस्मत ऐसी थी कि शाम को ही आ गए। बोले जी आए हैं और अभी निकले हैं इस तरफ दूसरी तरफ। वहाँ फिर हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया, तो वहाँ हमारा इनका एनकाउंटर हुआ और पकड़े गए आदमी। फिर उन्होंने बताया कैलाश गेस्ट हाउस में हमने वो किया, और कैलाश गेस्ट हाउस में हमने ब्लास्ट किया है। उसके अलावा पूजा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस और एक वीडियो कोच में उसमें वहाँ पे ब्लास्ट किया ये KZF के, और काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। सारे पंजाब में और जम्मू में इन्होंने ब्लास्ट किए थे। आतंकवादी जितने होंगे वो तो आपके नाम सुन के नमस्ते करते होंगे। तो पता नहीं करते या नहीं करते वो तो, लेकिन ये है कि उसके बाद ये असली इनका एक हेड था पुरुषोत्तम खाला। फिर उसका पता लगा कि वो जम्मू में है, वहाँ जम्मू गए, जम्मू से पता लगा वो ट्रक लेके दिल्ली आ गया। फिर उसमें RDX है। जब उसका ट्रक नंबर वहाँ से मिल गया हमारे को, वहाँ से मैसेज हुआ, यहाँ पे फिर उसको इंटरसेप्ट किया, 32 किलो उसमें RDX मिला। माय गॉड। तो ये सारी जो है इसमें काफ़ी और डिटेलिंग है बहुत ज़्यादा, मैं अभी बताता नहीं तो ये जो शैडो ऑफ खालिस्तान किताब है ये आप ज़रूर पढ़ें। और हमने कोशिश की कि जो 80-90 के दशक में दिल्ली में जो आतंकवादी हमले लगातार हो रहे थे, पंजाब में हो रहे थे और 2000 तक हुए, बहुत बड़े पैमाने पर होते थे। अभी भी कुछ कोशिश की जाती है, लेकिन किस तरह से खालिस्तानी टेररिस्ट लगातार दिल्ली में बम धमाके कर रहे थे, उनको पकड़ा कैसे गया, उनको कैसे ट्रैक किया गया, कितनी कड़ी मशक्क़त लगी, क्योंकि अमूमन लोग सवाल उठा देते हैं बहुत आसानी से पुलिस के काम काज पर, लेकिन एक अधिकारी जिन्होंने दिल्ली को सालों तक सुरक्षित किया, वरना कई बम धमाके होते, कई बड़े आतंकवादियों को, और जगतार सिंह हवारा तो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उससे किस तरह से बातचीत रविशंकर कौशिक ने की, किस तरह से टेररिस्ट के साथ इंटरोगेशन की जाती है, ये सारे खुलासे रविशंकर कौशिक ने किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते गुजारिश हम आपसे कहेंगे कि ये शो आप बहुत पसंद कर रहे हैं हमारा, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो आज तक रेडियो है उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, बेल बटन भी दबाइए, ताकि आप जो हमारे अलग अलग एपिसोड हैं उससे पूरी तरह से अपडेटेड रहें। ये शो आपको कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।